विवेक और गोविंद में अधिक तेज कौन है? अधिक तेज कौन है? यहां सबसे नहीं होगा ना, सबसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां सब कौन है? दो ही तो है। जान बाहु। जान का मतलब होता है घुटना, अब बाहु का मतलब होता है भुजा। उसकी भुजाएं घुटनों तक आ जाती हैं। आ उपसर्ग तक के लिए लगे, कहते हैं ना आ जन्म यानी जन्म जन्म तक, आ मरण यानी मरने तक। तो आ उपसर्ग जो होता है वो तक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम का एक भी प्रश्न हिंदी का इस टेस्ट सीरीज से बाहर का नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम दे के आइएगा, फिर यहीं पे कमेंट कीजिए, करके मुझे गाली दीजिएगा कि सर आप कहे थे और आपके टेस्ट में से एक भी प्रश्न नहीं फंसा है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया, अच्छा चलना चाहिए, बढ़िया चलना चाहिए, जबरदस्त, शानदार। एग्जाम आपके 2 महीने और हैं और मैं जिम्मेदारी आपके लिया हूं हिंदी। 20 प्रश्न आएंगे और हिंदी 20 प्रश्न में से आपके 19 हो जाए ठीक, 19 से कम नहीं होने चाहिए सही। आप तय करके बैठिएगा। एक एक प्रश्न का मैं पूरा का पूरा विश्लेषण कर रहा हूं, यानी कि एक प्रश्न के पीछे हमारे कई प्रश्न छुपे हुए होंगे और जब तक ये सीरीज चल जाए, एग्जाम के आखिरी तक चलाऊंगा। पूरा का पूरा हिंदी का जितना कोर्स होता है उस सभी कोर्स से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का विश्लेषण यहां कर लिया जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आप पेपर पेन लेके बैठे होंगे। प्रश्नों के पीछे क्या उसका उद्देश्य है, प्रश्न बन कहां से रहे हैं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कहां से प्रश्न बन सकते हैं, वो सब कुछ विश्लेषण होगा और आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, एसएससी जीडी एक वर्दी लेके रहनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुश्रूषा, 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 4 तरीके से लिखा गया है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, रट्टा मारना है। अब 4 शब्द ये देखिए लिखा, सब तो शुश्रूषा ही लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा सही है? तो याद रखिएगा, अगर बात सही की किया जाए तो पहला वाला बिल्कुल सही है। कैसे लिखा जाएगा? शुश्रूषा ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें भी ध्यान देना होगा, ये पहला वाला इसको बड़ा सा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि तालव्य स्वर, ये तालव्य स्वर में र यानी कि मिश्रित व्यंजन स्वर, इसमें बड़ाऊ की मात्रा लगी और फिर ये मूर्धन्य स्वर। याद रख लीजिएगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा कि कैसे शुश्रूषा लिखा जाता है। बाकी तीनों गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी और, अच्छा एक और शुद्धि वाला शब्द आ गया। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है? अहोरात्र, भ्रातागर, वांग्मय, छत्र छाया। क्या सही है? अहोरात्र सही है, भ्रातागण सही लिखा हुआ है, वांग्मय सही लिखा है, या छत्र छाया सही लिखा हुआ है? आप इसको देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें अहोरात्र सही लिखा गया है। कौन सा सही है? अहोरात्र इसमें सही लिखा गया है। अब अहोरात्र सही लिखा गया है तो बाकी तीनों गलत कैसे लिखा गया है? ठीक है, अहोरात्र, अच्छा देखिएगा, इसमें गलत कराने के लिए क्या करेगा? आपसे गलत कराने के लिए अहो रात्रि लिखा जाता है तो ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। अहोरात्र लिख देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक,
ये तीनों गलत है तो कैसे? अब देखिएगा, भ्रातागण को सही करना है तो आप भ्रातृगण, ये हुआ सही, ये भ्रातृगण सही होगा, ये सही होगा। ठीक, वांग्मय में देखिएगा क्या है, वो पर आ की मात्रा हो गई, ये अंग आधा है, अंग, वांग, वांग, अंग में ग ऑलरेडी उच्चारण है, तो वांग हो गया। अब इसमें एक दोबारा ग लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो इसके नीचे ग आपको दिखाई दे रहा है ना, वो ग अनावश्यक है, वो ग नहीं होगा, वांग हो चुका है। अब लिखिए मैं, वांग्मय, या फिर इसको दो तरीके से म इसके नीचे लगा दीजिए, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, वांग में दोनों सही है, ये नहीं है, ग होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब छत्र छाया, ये पिछले वीडियो पे देखिएगा, छत्र छाया को मैंने बताया था कि छत्र छाया कैसे लिखा जाता है, बीच में च होगा तब जाके बनेगा छत्र छाया। ये छत्र छाया नहीं होता है, छत्र छाया होता है, छत्र छाया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन होता है? ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न, पहला और दूसरा प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा लॉजिकल हो, लेकिन ये तो बड़ा ही आसान है, आप में से हर कोई कर लेगा, उम्मीद ऐसा करता हूं। और ऐसा अगर उम्मीद कर रहा हूं तो आप लोगों को मेरे उम्मीद पे खरा उतरना पड़ेगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है? तो प्राण का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। मेरे प्राण निकल गए, प्राण पखेरु हो गए। कभी मत कहिएगा कि प्राण निकल गया, ना, प्राण निकल गया नहीं होता है, प्राण पखेरु हो गया नहीं होता है, प्राण निकल गए होता है। प्राण शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। लड़का का आप लड़के कर देंगे, लड़कों कर देंगे, वधु को वधुएं कर देंगे, और चौथा है घोड़ा, घोड़ा को घोड़े कर देंगे। बिल्कुल आसान था। अगले प्रश्न पे चला जाए। ये देखिए लिखा हुआ है, बड़ा ही शानदार प्रश्न। सर्वेश साइकिल चला रहा था, एक वाक्य दिया हुआ है, सर्वेश साइकिल चला रहा था। अब इसको आपको करना क्या है, इससे कर्म वाच्य में बदलना है। वाच्य आप पढ़े होंगे, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक, अब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में ऊपर एक लाइन दी गई है, ये कर्तृवाच्य है। ये क्या है? कर्तृवाच्य है। सर्वेश साइकिल चला रहा था, कर्ता का उल्लेख साफ साफ किया गया है। कर्ता कौन है उसमें? सर्वेश, बताया जा रहा है सर्वेश साइकिल चला रहा था। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है। आपसे क्या कह रहा है? कर्मवाच्य बताइए। देखिएगा पूरा वाक्य लिखा नहीं, कर्मवाच्य में बताइए ऐसा नहीं लिखा है, ब्रैकेट में लिख दिया कर्मवाच्य। तो प्रश्न का ये वो दस्तूर है, क्या कीजिएगा कि प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट में उसे लिख दिया तो इसका मतलब है कि इस लाइन को कर्मवाच्य में बनाना होगा। और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। सर्वेश ने साइकिल चलाई थी, सर्वेश द्वारा साइकिल चलाया गया, सर्वेश द्वारा साइकिल चलाया जाएगा, और सर्वेश द्वारा साइकिल चलाई जा रही थी। ये 4 है, 4 में से
कौन सा सही है। चलिए, इसमें डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। अब डी कैसे सही है? डी कैसे सही है? देखिए, कर्मवाच्य में होता क्या है, पहले तो ये समझ जाइए, ये ने है तो आप भी जानते होंगे कि ने कर्ता का चिन्ह होता है, तो सीधी सीधी बात है कि इसमें भी कर्तृवाच्य है। से द्वारा कर्ता का चिन्ह नहीं होता है, और हम यहां कारक नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना पढ़ रहे हैं कि कर्ता है कि नहीं है। अगर ने है तो फिर तो कर्ता है, और ने नहीं है, ने के अलावा कोई और कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है से द्वारा, इतना तो कंफर्म है कर्ता नहीं है। अब कर्ता नहीं है, इनमें होगा कर्मवाच्य। साइकिल चलाया गया कर्मवाच्य है, साइकिल चलाया जाएगा कर्मवाच्य है, साइकिल चलाई जा रही थी कर्मवाच्य है। लेकिन ये तीनों कर्मवाच्य है, लेकिन चूंकि मुझे इस वाक्य का कर्मवाच्य ढूंढना, अब इस वाक्य का कर्मवाच्य ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिया के काल पर जाना होगा। चला रहा था, चला रहा था अपूर्ण भूतकाल, और अगर क्रिया अपूर्ण भूतकाल की है तो कर्ता का कर्म भी अपूर्ण भूतकाल में होगा। तो साइकिल चलाई जा रही थी, चला रहा था, चलाई जा रही थी, तो कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये साइकिल चलाया गया, साइकिल चलाया गया ये सामान्य हो जाएगा, साइकिल चलाया जाएगा ये भूत हो जाएगा, और साइकिल चलाई जा रही थी, सॉरी मिस्टेक हो गया, साइकिल चलाया जाएगा ये भविष्य हो गया, और साइकिल चलाई जा रही थी ये भूत हो गया। तो जब भूत में पूछा है तो भूत में बताना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताएं। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताएं। कान कतरना, गांव में जब कोई लड़का बड़ा ही तेज तर्रार होता है तो कहा जाता है कि ये तो फला का कान कतर रहा हुआ है। ये किसी से तुलना करके कहा जाता है कि ये तो उनका भी कान कतर रहा है, सबका कान कतर रहा है। मतलब क्या हुआ कि बहुत अधिक चालाक होना। कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ? बहुत अधिक चालाक होना। ठीक है, बाकी कान कतरना मतलब काट लेना नहीं होता है, चोट मार देना भी नहीं होता है, वाद विवाद करना भी नहीं होता। सही क्या है? बहुत अधिक चालाक होना। अगला प्रश्न क्या है, ये बढ़िया देखिएगा, खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। और 4 क्या क्या है? लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, यह आप पर ही निर्भर है। विवेक और गोविंद में सबसे तेज कौन है? रागिनी अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध थी। ये आपको बताना है कि इसमें से सही क्या है। अब देखिएगा, शुद्धि अशुद्धि में क्या होता है कि हम सही तो जान जाएंगे, लेकिन वो सही है तो क्यों है, और उसके अलावा जो गलत है तो फिर वो गलत क्यों है, ये जानना बड़ा जरूरी होता है। और शुद्धि अशुद्धि में रूल होता है, नियम होते हैं। बिना नियम के आप रट्टा नहीं मार सकते, आप नहीं कर सकते ये सही है ये सही है, ये गलत है तो गलत है ना, ऐसा नहीं होता है। उसको समझना पड़ता है, उसके रूल होते हैं।
कहां पर में और पर लगेगा, नहीं लगेगा, और लगा दे अनावश्यक लगाएंगे तो उसी को गलत कहते हैं, और सही सही लगाया तो सही होता है। संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग अगर सही है तो सही, और गलत है तो फिर उसी को अशुद्ध कहते हैं। यही होती है शुद्धि अशुद्धि में। तो चलिए देखिए, बात यहां क्या है, यह आप पर ही निर्भर है, ये बिल्कुल ही शुद्ध है। कोई बात हम कहते हैं तो कहते हैं कि आप पर ही निर्भर है, आप जैसा अगर समझ में आए तो कर दीजिएगा, ये आप पर निर्भर है, ठीक है। लेकिन लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, ये गलत कैसे है? तो गलत ऐसा है कि लड़के या लड़की तो बहुवचन है, कुर्सियों पर बैठे हैं ना, एक आदमी 10 कुर्सी में थोड़ी बैठेगा। लड़के बैठे हैं लेकिन सभी लड़के एक एक कुर्सी पर बैठे होंगे ना, लड़के कुर्सियों। हाँ, कभी कभी क्या होता है, गांव में शादी विवाह में टेंट अगर कहीं लगा होता है तो टेंट वाला क्या करता है, बेचारा कुर्सी उर्सी सब सारी कुर्सियां एक दूसरे पे ऐसे सजा के रखा होता है, कोई लड़के मजा लेने के लिए उस पर चढ़ के बैठते हैं, तो वो बात दूसरी है। बाकी लड़के कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे जितने भी लड़के होंगे, सभी लड़के क्या करेंगे, कुर्सी बैठेंगे, कुर्सी एक होगी उनकी अपनी कुर्सी कितनी होगी, एक होगी, तो लड़के कुर्सी बैठे हैं। विवेक और गोविंद में सबसे तेज कौन है? अब ये गलत क्या है? सबसे तेज, अब इसका रूल देखिएगा, जब भी किसी दो लड़के लड़की आदमी किसी का भी हो, जब सिर्फ दो में तुलना कीजिएगा तो क्या कहना होगा, विवेक और गोविंद में अधिक तेज कौन है? अधिक तेज कौन है? यहां सबसे नहीं होगा ना, सबसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां सब कौन है, दो ही तो है। सबसे कहां की बात है, कहां बात आ गई सबसे? अरे 2-4 हजार में तुलना करना होगा, 10, 20, 30, 50 में तुलना करना होगा, तब तो कहेंगे कि सबसे। ये दो की आपस में तुलना हो रही है, तो कहिएगा विवेक और गोविंद में अधिक तेज कौन है, विवेक और गोविंद में ज्यादा तेज कौन है? बात समझ में आ गई ना? अगर यही कहना हो कि पूरे क्लास में सबसे तेज कौन है, कह दीजिए, क्लास में ज्यादा बच्चे होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, रागिनी अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध, गलत कहीं से है? तो गलत ऐसे है कि सुंदर, ये विशेषण है। अब सुंदर का विशेषण बनेगा सुंदरता, सुंदरता, या एक दूसरा बनता है सौंदर्य, सौंदर्य, ठीक है। तो सुंदर विशेषण से सुंदरता बनेगा और सौंदर्य बनेगा। ये शब्द ही गलत है, सौंदर्यता कहीं नहीं होता, कुछ होता नहीं सौंदर्यता, या तो सुंदरता होता है या सौंदर्य होता है। तो कहिएगा कि रागिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, रागिनी अपनी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, सौंदर्यता के लिए नहीं प्रसिद्ध थी। सौंदर्यता शब्द पूरी तरह गलत है, सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। चलिए नोट करते चलिएगा, जब नोट करेंगे चीजें देखिएगा, पेन पेपर हाथ में होना चाहिए, नोट्स बनना चाहिए। आपका दिमाग कंप्यूटर नहीं है कि एक बार देख लिया और आपको हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो गया। रूल नोट करना पड़ेगा, तब जाके हिंदी तैयार होती है, हिंदी सीखा जाता है। हिंदी पढ़ने की चीज नहीं होती, हिंदी जिया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे, उन्मूलन शब्द का सही विलोम क्या होगा? बड़ा ही आसान सवाल है। उन्मूलन, 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 उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना, और उखाड़ना, उन्मूलन, कोई पेड़ है उसको उखाड़ दिए, उसको कहते हैं उन्मूलन, जड़ से उखाड़ दीजिए, तो उसका सही विलोम होगा रोपड़। उसका सही विलोम क्या होगा? रोपड़ होगा। अगर किसी पौधे को उखाड़ दे रहा है तो उसका विलोम को उसको रोप दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? अज्ञ लिखा है
अज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। अनज्ञ नहीं होता है, अनज्ञ कोई शब्द ही नहीं है। अज्ञ, ज्ञ माने ज्ञानी, अ माने नहीं है, अज्ञ का मतलब यही है ज्ञानी नहीं है। अब उसमें जबरदस्ती फिर अन नहीं लगेगा। और विज्ञ, ज्ञान बहुत है उसके पास, यहाँ ज्ञानी नहीं है, यहाँ बहुत है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, ठीक है, इसका विलोम ये हो जाएगा, ये तो शब्द ही गलत है, ठीक। अज्ञ का विज्ञ हो जाता है, भिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाता है, भिज्ञ का अनभिज्ञ, विज्ञ अनभिज्ञ, अज्ञ विज्ञ, अल्पज्ञ बहुज्ञ, ये विलोम है। अगला प्रश्न, शांभवी शब्द किसका पर्यायवाची है? ये बढ़िया प्रश्न है। शांभवी शब्द जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो बताइए किसका पर्यायवाची है? शांभवी शब्द किसका पर्यायवाची? पार्वती, दासी, दुर्गा या पत्नी? कुछ हिंट्स दे रहा हूं मैं। शांभवी शब्द जो पर्यायवाची है उसकी अन्य पर्यायवाचियां होती हैं कुमारी, नारायणी, सुभद्रा, महामाया, शक्ति। कुछ लिंक कर पा रहे हैं आप? किसकी पर्यायवाची है? ये सब दुर्गा की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? दुर्गा की पर्यायवाची है। यानी कि शांभवी शब्द जो है वो दुर्गा की पर्यायवाची है, कुमारी, नारायणी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न है? बढ़िया प्रश्न है, ये पर्यायवाची का प्रश्न है। यानी कि तीन शब्द इसमें से किसी एक की पर्यायवाची होंगी और एक अलग होगा। तो आपको बताना है कुमार, षडानंद, स्कंद, प्रभाकर, इसमें से तीन एक हैं और एक कोई अलग है। तो प्रभाकर अलग है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रभाकर। तो जाना जाए कि बाकी तीन क्या है या प्रभाकर क्या है? प्रभाकर तो जानते होंगे आप लोग। प्रभाकर किसकी पर्यायवाची है? प्रभाकर जो है वह सूर्य की पर्यायवाची है। लेकिन बाकी तीनों षडानंद, स्कंद, कुमार, ये किसकी पर्यायवाची है? यह कार्तिकीय की पर्यायवाची है। किसकी है? कार्तिकीय की पर्यायवाची है। कार्तिकीय, कार्तिकीय, ठीक है। कार्तिकीय, जानती हैं कार्तिकीय कौन थे? शिव जी के एक अन्य पुत्र, एक तो गणेश जी के सबको जानते होंगे आप लोग, दूसरे पुत्र का नाम था कार्तिकीय। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न। जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हों उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हों, बहुत ही आसान सा प्रश्न, और इसे उम्मीद करता हूं, देखिए एक लिखा है आजान बाहु, एक लिखा है आजान बाहु। तो आजान बाहु नहीं होता है और नहीं होता है, क्या होता है? आजान बाहु होता है। लेकिन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? दीर्घ बाहु। सही आंसर क्या है? दीर्घ बाहु सही आंसर है। अजान बाहु आजान बाहु नहीं है, ठीक है। अब ये कब होगा? जब लिखा हो जिसकी भुजाएं घुटनों तक, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। जब घुटनों तक लंबी हो तब कहिएगा आ जान बाहु। जान का मतलब होता है घुटना, अब बाहु का मतलब होता है भुजा। उसकी भुजाएं घुटनों तक आ जाती हैं। आ उपसर्ग तक के लिए लगे, कहते हैं ना आ जन्म यानी जन्म जन्म तक, आ मरण यानी मरने तक।
तो आ उपसर्ग जो होता है वो तक के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आ जान, तो इसलिए मैंने कहा कि अ तो होता नहीं है। खैर, लेकिन इस वाक्य में ये दोनों नहीं होंगे, इस वाक्य में ये दोनों नहीं होंगे कि ये जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हो, सिर्फ कह बहुत लंबी हो, यहाँ घुटना उठना कहीं कुछ प्रयोग नहीं किया गया। तो जब नहीं प्रयोग किया गया तो क्या होगा, दीर्घ बा, ठीक है। अगले प्रश्न पे, चंचल आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? चंचल आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या होता है? क्या होता है? सोनाक्षी, मीनाक्षी, लाक्षिका, आयत लोचना। तो क्या होगा बताइए? तो आप बताएंगे, मैं जानता हूं कि आप लोग जरूर बताएंगे। लोलाक्षिका होता है, होता है नहीं होता है? लोलाक्षिका। सोनाक्षी, सुनहरे आंखों वाली नायिका को सोनाक्षी कहा जाता है। मीनाक्षी, मछली के समान आंखों वाली नायिका को मीनाक्षी कहा जाता है। कमल के समान आंखों वाली नायिका को आयत लोचना कहा जाता है। खूब बढ़िया से चारों याद कर लीजिएगा। सुनहले आंखों वाली नायिका सोनाक्षी, मछली के समान आंखों वाली नायिका मीनाक्षी, चंचल आंखों वाली नायिका लोलाक्षिका, कमल के समान आंखों वाली नायिका आयत लोचना। ठीक है, चलिए। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? लिखा है उद्धरण। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए क्या होगा? उद्धरण, उद्धन धरण, उद्धन धरण, उद्धन हरण, उद्धन रण। क्या होगा? आप संधि पढ़े होंगे, आप हमसे अगर पढ़े होंगे तो नो डाउट बता ले जाएंगे। उद्धन धरण नहीं होगा, उद्धन धरण ये भी नहीं होगा, उद्धन हरण ये सही होता है, ये तो होता है। अब रूल क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। तो के बाद अगर ह आए तो दो में और ह ध में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम है। तो के बाद हो आए तो द में और ह ध में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कहा गया? उद्धन हरण। तो ये तो द में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा उद, और ह ध में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा उद्धरण। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न पे। पर्यावरण शब्द में कौन सी संधि है? पर्यावरण शब्द में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि? कौन सी संधि है? तो यड़ स्वर संधि है। पर्यावरण में कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। कहा जाता है यड़ स्वर संधि का रूल है कि ई के बाद, ई या बड़ी के बाद कोई भी स्वर है वो स्वर अ हो सकता है, आ हो सकता है, ई तो सॉरी ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, कुछ भी हो जाए, मतलब ई के बाद भिन्न स्वर, यानी ई के बाद ई न आए बाकी कुछ भी आए तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ये किस में बदल जाएगा? ये में बदल जाएगा। इसी तरह कहता है कि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी कि ऊ के बाद ऊ नहीं आए बाकी कुछ भी आए, यानी कि अ आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो ये जो ऊ होता है वो किस में बदल जाता है? ये वो में बदल जाता है। किस में बदलेगा? वो में बदलेगा। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? अब देखिए कह रहा है कि पर्यावरण, पर्यावरण देखिए पर्यावरण हो जाएगा परि, धन,
आवरण, परिधन आवरण। अब ने क्या, ई के बाद भिन्न स्वर है तो ई किसमें बदलता है, ईय में बदलेगा, बदलेगा ना, देखिए बदलेगा ना। तो अब र में ई की मात्रा लगी है, र में ई की मात्रा लगी है तो उसको निकाल के बाहर कर दीजिए, ई आ गया। अब ई के बाद से पीछे से आ रहा है स्वर, यानी कि आ व र, ठीक है। अब ई किसमें बदलेगा, य में, ई को बदल दीजिए य में, ई के बाद भिन्न स्वर आया तो ई बदल गया य में। अब जब य में बदल गया अब पीछे से आ की मात्रा आएगी, ये आ है, आ की मात्रा, व र। तो हो जाएगा पर्यावरण, पर्यावरण। लेकिन हम लिखते कैसे हैं, रेफ हो जाता है तो पर्यावरण लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये यड़ स्वर संधि हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा भाववाचक संज्ञा बताइए, भाववाचक संज्ञा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है बचपन। सांसारिक नहीं होगा, सांसारिक तो क्या है, सांसारिक विशेषण है, ये संज्ञा तो है ही नहीं। चौड़ा ये भी क्या है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। ईमानदार ये भी विशेषण है भाई, ये भी विशेषण है, ठीक है। वह ईमानदार है, रोहन ईमानदार है। घर चौड़ा है, सड़क चौड़ा है। सांसारिक वस्तुएं, ये सब विशेषण है। बचपन, बचपन भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पे, ओह देखिए, ये पैरा भरने के लिए आपके एसएससी जीडी में ये जरूर पूछा जाता है और ये बड़ा ही आसान होता है। यानी कि प्रश्न भी वही है, आंसर भी वही है, आपको उठा के उसी में छाप देना होता है। अगर इतना आप कर लेंगे तो 5 में 5 तो वैसे ही रखा होगा। देखिए लिखा क्या है, हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, किंतु इस धरती का यह न हुआ कि जो महापुरुष इस देश की बेड़ियां काटे और देश की को संसार में ऊंचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिष्ठापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और का अपना स्वप्न पूरा कर सके। महात्मा जी की इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती थी कि रक्षा करते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ये एक पैरा लिखा हुआ, बीच बीच में कुछ मिसिंग है और उस मिसिंग को आपको ढूंढना है। लेकिन याद रखिएगा, जब मिसिंग ढूंढते वक्त इस प्रश्न को पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। जैसे कि प्रश्न जब मैं बना रहा था तो मैं अपने तरीके से बनाया था कि कहां आपको फंसाना है, आयोग कैसे फंसाता है। ध्यान दीजिएगा कि हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, किंतु इस धरती का यह न हुआ, क्या नहीं हुआ, सौभाग्य नहीं हुआ। इस धरती ने, हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, किंतु इस धरती का यह सौभाग्य नहीं हुआ कि महापुरुष। आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा सीधा सीधा इसका आंसर सौभाग्य होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यानी कि उसमें जो शब्द उपयुक्त है उसका विलोम चुनना है। तो उसमें सीधा सीधा उपयुक्त था सौभाग्य, लेकिन उसका विलोम पूछ रहा है हमसे, तो सौभाग्य यहां अब आंसर नहीं बनेगा, यहां दुर्भाग्य बनेगा। ठीक है, तो हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया है, किंतु इस धरती का यह सौभाग्य नहीं हुआ
जो महापुरुष देश की पराधीनता की भेड़िया काटे। पराधीनता यानी गुलामी, पराधीनता मतलब गुलामी की भेड़िया काटे और देश की प्रतिष्ठा, देखिए सीधा सीधा लिखा, उपयुक्त शब्द चुनिए, सीधा उपयुक्त चुनना है। प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिष्ठापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और रिक्त स्थान 4 भरने के लिए संसार में सबसे भाईचारा हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। देखिए यहाँ पे वाक्यांश के लिए शब्द बना दिया, लेकिन हूबहू इसमें शब्द वही बैठेगा। क्या बैठेगा? विश्व बंधुत्व। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना स्वप्न पूरा कर सके। महात्मा जी की इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती थी कि मानवता की रक्षा करते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये विरोधी शब्द चुनना। वाह, मजा आ गया। रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का विरोधी अर्थ वाला शब्द यानी विलोम चुनिए। तो देखिए मजा क्या आ गया, यहां पे लिखा है तो उनके अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती थी कि मानवता की रक्षा करते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पे शब्द क्या है? मानवता, लेकिन मानवता के विलोम बताना है तो मानवता का विलोम होता है पशुता। मानवता का विलोम क्या होता है? पशुता। इसका सही उत्तर हो जाएगा पशुता। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न आपके लिए मैंने तैयार किया था एसएससी जीडी के लिए कि आप जाएं और इसमें से जो पूरी की पूरी सीरीज चल रही है और चलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम का एक भी प्रश्न हिंदी का इस टेस्ट सीरीज से बाहर का नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम दे के आइएगा, फिर यहीं पे कमेंट कीजिए करके मुझे गाली दीजिएगा कि सर आप कहे थे और आपके टेस्ट में से एक भी प्रश्न नहीं फंसा है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, भरोसा है तभी मैं ये सब कह पा रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं कहता। बने रहिएगा, पेपर पेन लेके बैठिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, और नोट करते चलिएगा। मिलता है फिर अगले क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए और शानदार नंबर लेके आइए। लगे रहिए, मिलते हैं अगले को।